ठीक है, तो ये जो इतिहास की शुरुआत हो रही है प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला काल जो है पूरा पाषाण काल है। क्या है? पहला काल जो है वो है काल पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, अब पूरा पाषाण काल हुआ, सेकंड जो है मध्य पाषाण काल और थर्ड जो है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है इसकी जो एज डिसाइड करी गई है वो अज्ञात काल से 9000 वर्ष पूर्व तक है। ठीक है, उसके बाद जो मध्य पाषाण काल आता है उसकी जो एज है वो मध्य पाषाण काल 9000 वर्ष पूर्व से लेकर 4000 वर्ष पूर्व तक। उसके बाद थर्ड जो है नव पाषाण काल जो है 4000 वर्ष पूर्व से लेकर 2500 वर्ष पूर्व तक का इतिहास इसके अंतर्गत आता है। अब ये जो पूरा पाषाण काल है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो पूरा पाषाण काल है इसे कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है? 3 पार्ट में डिसाइड किया गया है। एक है निम्न पुरा पाषाण काल, सेकंड है मध्य पुरा पाषाण काल, उसके बाद आता है उच्च पुरा पाषाण काल। क्या आता है? उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। अब ये जो निम्न पुरा पाषाण काल है ये अज्ञात काल से लेकर 9000 वर्ष पूर्व तक, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख। अज्ञात काल का मतलब 5 लाख वर्ष पूर्व से माना जाता है, यानी 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर कितने ना 50,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? 50,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है, पूर्व तक। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 50,000 वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक है। कितना? 40,000 वर्ष पूर्व तक। और ये जो उच्च पुरा पाषाण काल है इसका एज है 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर 40,000, 50,000, 40,000, 40,000 ईसा पूर्व, यानी वर्ष पूर्व ईसा पूर्व से लेकर कितना 9000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। अब इन तीनों में मैं तुम्हें अंतर बताने की कोशिश करता हूँ। क्या है? जो निम्न पुरा पाषाण काल है यानी इसमें किस तरह के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये जो निम्न पुरा पाषाण काल है इसमें मूलतः क्या? मूलतः क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट निम्नतः मूलतः क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इसके अंतर्गत जो उपकरण आते हैं निम्न पुरा पाषाण काल में वो होता है खंडक, विदारिणी यानी बड़े बड़े जो उपकरण होते थे, विदारिणी हो गया, हस्त कुठार हो गया। क्या हो गया? हस्त कुठार हो गया, या क्या हो जाएंगे? फलक। हस्त कुठार हो जाएंगे, अनगढ़ पत्थर हो जाएंगे, यानी जिनका कोई भी डिजाइन नहीं होता है। क्या हो जाएगा? अनगढ़ पत्थर आदि। ठीक है, ये चीज हो गई। जो मध्य पुरा पाषाण काल आया तो इसमें क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर चैट, फ्लैंट और जेस्पर पत्थरों का यूज किया जाने लगा, यानी इसमें क्या है? मूलतः क्वार्टजाइट पत्थरों का। अब निम्न पुरा पाषाण काल से मध्य पुरा पाषाण काल किस चीज में अलग है? यानी यहाँ क्वार्टजाइट पत्थर यूज होता था, यहाँ क्वार्टजाइट के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे जिससे अंतर पता चलता रहे, इसलिए लिखा क्वार्टजाइट के स्थान पर। क्वार्टजाइट के स्थान पर इसका जेस्पर पत्थर होता है, फ्लिंट होता है, जेस्पर हो गया, फ्लिंट हो गया, और एक और होता है चर्ट। फ्लिंट हो गया, जेस्पर हो गया और चर्ट आदि पत्थरों का प्रयोग होता था आज इनका। और क्या हो गया? मध्य पुरा पाषाण काल आते आते यहाँ पे क्या होने लगा? यहाँ पे जो ऐसे उपकरण बनाए जाते थे तो ये चीज समझ में आई, जो क्वार्टजाइट होता था यानी फलक। क्या होते थे? फलक के स्थान पर जेस्पर हो गया, चर्ट हो गया, फ्लंट हो गया, इस तरह के उपकरण प्रयोग करे जाते थे इससे इस चीज का। और यहाँ पर जो उपकरण बनाए जाने लगे वो क्या होने लगे? चकमक पत्थर आने लगे। उच्च पुरा पाषाण काल में क्या आने लगे? यानी जो खंडक हो गया, विदारिणी हो गया, तक्षणी हो गया, खुरचनी हो गया। क्या हो गया? तक्षणी हो गया और खुरचनी यानी हल्के औजार बनने लगे, क्योंकि यहाँ पे जो था
वो निम्न पुरापाषाण काल का जो मानव था, यहाँ पर उसे कुछ पता नहीं था कि पशुओं का शिकार कैसे किया जाता है, तो बड़े बड़े पत्थरों को उठा के फेंकते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया, वो पशुओं के शिकार के लिए क्या करने लगे, पत्थरों को तोड़ने लगे, फोड़ने लगे, उसे धारदार बनाने लगे। इस तरह के उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर क्या करने लगे, जैस्पर है, फ्लिंट है, चैट है, इन पत्थरों का यूज करने लगे। मध्यकाल की बात होने लगी, मध्य पुरापाषाण का। जब उच्च पुरापाषाण काल आया, यानी मध्य पाषाण काल के, तब तक तक्षरी आ गया, खुरचनी आ गया। यहाँ पे फलक उपकरण आते हैं, तो यहाँ पर भी क्या, फलक उपकरण देखने को मिलने लगे। फलक उपकरण देखने को मिलने लगते हैं, देखने को मिलने लगे, देखने को मिलने लगे। ये चीज समझ में आई। तो यानी फलक उपकरणों की अधिकता होने लगी, यानी और ज्यादा हल्के। जब मध्य पाषाण काल आता है, तो पशुओं का शिकार में परिवर्तन आ जाता है, यानी आसानी से पशुओं का शिकार करने लगते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसे भी कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लो पहले। निम्न पुरापाषाण का 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व तक, इसमें मूलतः क्वार्टजाइट पत्थरों का यूज किया जाता है। इसमें जो उपकरण प्रयोग किए जाते थे, उसमें कौन कौन से हैं, उसमें है खंडक है, विदारिणी है, हस्त कुठार है, अनगढ़ पत्थर आते हैं, यानी उनका कोई शेप डिजाइन निश्चित नहीं था, भारी भी होते थे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल चल रहा है, पुरापाषाण काल आज इसे कंप्लीट करवाना है, तो इसको इरेज करते हैं। तो जो निम्न पुरापाषाण काल चल रहा है, पुरापाषाण काल के अंतर्गत निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। आप लोग बराबर लिखते भी रहिएगा। ठीक है, तो ये जो चल रहा है निम्न पुरापाषाण काल, क्या चल रहा है, निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, इसे मैंने क्या बताया, इसमें मूलतः क्वार्टजाइट पत्थरों का यूज किया जाता था। इसके अंतर्गत जो उपकरण आते थे, उसमें खंडक था, विदारिणी था, ठीक है, और क्या था, अनगढ़ पत्थर आते थे। इस तरह के उपकरण आते थे। अब बात आती है, इसे 2 पार्ट में, निम्न पुरापाषाण काल को भी 2 संस्कृतियों में डिवाइड किया गया है। एक है चापर चापिंग, नाम सुना होगा, चापर चापिंग, चापिंग संस्कृति। इसी को पेबुल संस्कृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेबुल संस्कृति, या फिर इसे सोहन संस्कृति बोलते हैं, सोहन। अब इसे तीनों को समझाते हैं, ऐसा क्यों। सोहन संस्कृति, और दूसरा जो है हैंड एक्स संस्कृति। क्या बोला जाता है, हैंड एक्स संस्कृति, या दूसरा एसियोलियन संस्कृति, या इसे मद्रास संस्कृति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मद्रास संस्कृति। छोटा लिखा जा रहा है, लेकिन देख सकते हो, बोल के भी देख सकते हो। तो जो पहला है निम्न पुरापाषाण काल में, चापर चापिंग संस्कृति, पेबुल संस्कृति या सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यानी चापर चापिंग क्या होते थे, यानी निम्न पुरापाषाण काल के ऐसे उपकरण जिसमें एक तरफ धार होती थी, उन्हें चापर बोला जाता था। और निम्न पुरापाषाण काल के ऐसे उपकरण जिसमें 2 तरफ धार होती थी, 2 तरफ से नुकीले होते थे, उन्हें चापिंग बोला जाता था। और पेबुल उपकरण वे उपकरण होते थे जो पानी के लगातार बहाव से रगड़ रगड़ कर क्या हो गए थे, चिकने हो गए थे, सपाट हो गए थे, गोलास्म, वटिकास्म, यानी गोले के टाइप में बन गए थे, उन्हें बोला गया पेबुल संस्कृति। यानी तो पहला मैंने क्या बताया, चापर क्या होता है, चापर होता है यानी ऐसे उपकरण जिनमें एक तरफ धार हो, जिनमें लिख लो, जिनमें एक तरफ धार होती है, जिनमें एक तरफ धार होती है। ठीक है, ये चीज हो गई चापर। चापिंग क्या होता है, चापिंग होता है ऐसे उपकरण जिनमें 2 तरफ धार होती है। क्या होती है, 2 तरफ धार होती है, 2 तरफ धार होती
है, दो तरफ धार होती है। और फिर मैंने कहा था पेबुल। पेबुल क्यों कहा जाता है? तो पेबुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे उपकरण जो लगातार पानी के बहाव के कारण, लगातार पानी के बहाव से, लगातार पानी के बहाव से रगड़ रगड़ कर, क्या हो गया, रगड़ रगड़ कर क्या हो गए, रगड़ रगड़ कर चिकने और सपाट हो गए। चिकने, ये लिखा है चिकने और सपाट हो गए, उन्हें बोला जाता है पेबुल संस्कृति। ठीक है। और इसे सोहन संस्कृति इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इस तरह के उपकरण यानी निम्न पुरा पाषाण के ज्यादातर उपकरण जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? सोहन नदी घाटी में देखने को मिलते हैं। सोहन नदी घाटी जो है सिंधु की एक सहायक नदी है, सिंधु की एक सहायक नदी है सोहन नदी, जिसमें इस काल के मोस्टली यानी ज्यादातर उपकरण पाए गए, इसलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यानी सोहन संस्कृति क्या है? सोहन नदी घाटी में, सोहन नदी घाटी में अधिकांशतः उपकरण मिले हैं, अधिकांशतः उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाने लगा। यानी इस संस्कृति के ज्यादातर जो उपकरण है वो सोहन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। सोहन नदी के बारे में मैंने बताया, सोहन नदी जो है सिंधु की एक सहायक नदी है, जहां से हमें मानव आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं, जहां से हमें क्या मिलते हैं? मानव आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं, मानव आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा क्या है? सोहन नदी सिंधु की सहायक है, सिंधु की सहायक नदी भी है, सिंधु की सहायक नदी भी। ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये सिंधु की सहायक नदी है। और सोहन नदी घाटी में जितने भी उपकरण मिले हैं वो कैसे मिले? चापर चापिंग, पेबुल, यानी इस तरह के जो उपकरण जो पाए गए, यानी निम्न पुरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये क्या है? सोहन नदी घाटी जो है, क्या है? सोहन नदी घाटी जो है निम्न पुरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, निम्न पुरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिनमें क्या मिले हैं? चापर चापिंग, जिनमें चापर चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण मिलते हैं, पेबुल संस्कृति के उपकरण जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब बात आती है सोहन नदी घाटी की। तो सोहन नदी घाटी जो है, ठीक है, सोहन नदी घाटी, अब इसका एक बिंदु और आ जाएगा जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी जो 1928 में है, इसका उत्खनन करवाया था डी एन वाडिया ने। 1928 में इसका उत्खनन, क्या? इसका उत्खनन किसने करवाया था? डी एन वाडिया ने करवाया था। इसलिए डी एन वाडिया को क्या कहा जाता है? सोहन नदी घाटी का पितामह भी कहा जाता है। इसलिए डी एन वाडिया को क्या कहा जाता है? सोहन नदी घाटी का पितामह, इसलिए सोहन नदी घाटी का इन्हें पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, सोहन नदी घाटी का जो उत्खनन में एक महत्वपूर्ण दल आया था वो कैम्ब्रिज अभियान दल आया था, जिसको डी टेरा नाम के एक अभियान दल ने, यानी डी टेरा के नेतृत्व में, यानी सोहन नदी घाटी जो है पिता कहा जाता है, इसका जो महत्वपूर्ण एक अभियान जो फेमस है उत्खनन का, तो उसका क्या नाम है? कैम्ब्रिज अभियान दल। क्या नाम है? कैम्ब्रिज अभियान दल, जिसका नेतृत्व करा था डी टेरा ने, नेतृत्व करा है डी टेरा ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डी टेरा ने जो है कैम्ब्रिज अभियान दल का नेतृत्व किया था, जो कहा आया था? सोहन नदी घाटी का सर्वेक्षण करने आया था।
और सोहन नदी घाटी यानी सिंधु नदी की घाटी से लेकर यानी भारत से लेकर पाकिस्तान के पंजाब, पाकिस्तान में साल्ट रेंज पड़ता है, वहां तक क्या करा था, सर्वेक्षण कार्य किया था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कैम्ब्रिज अभियान दल जो था ये सोहन नदी घाटी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गई है। अब बात आती है हैंड एक्स संस्कृति की। तो हैंड एक्स संस्कृति इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले, इसलिए मद्रास संस्कृति यानी मद्रास में, मद्रास के अतिरम पक्कम से, क्या मद्रास के, इस संस्कृति के जो उपकरण है मद्रास के अतिरम पक्कम से, अतिरम पक्कम और बादम दुरई से, और बादम दुरई, क्या लिखा है, बादम दुरई से सर्वप्रथम 1863 में क्या हुआ था, अतिरम पक्कम या पल्लवरम से क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था हैंड एक्स की कुल्हाड़ी मिली थी। हैंड एक्स का मतलब है कुल्हाड़ी मिली थी, तो इसलिए इसे बोला जाता है हैंड एक्स संस्कृति भी बोला जाता है। और इस संस्कृति के जो ज्यादातर उपकरण जो हैं वो कहाँ से मिले, मद्रास से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, मद्रास से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, मद्रास से। और इस संस्कृति में जो उपकरण यूज करे जा रहे हैं वो है चकमक पत्थर, स्क्रैपर, क्या यूज हो रहे हैं, चकमक पत्थर यूज हो रहे हैं, स्क्रैपर यूज हो रहे हैं, क्लीवर यूज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्लीवर, तछड़ी भी यूज हो रही है आदि। ये चीज समझ में आ गई। चकमक पत्थर हो गया मद्रास के अतिरम पक्कम और बादम दुरई से 1863 में हैंड एक्स प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, हैंड एक्स संस्कृति का नाम। 1863 मद्रास के निकट पल्लवरम थे, किसको 1863 में हैंड एक्स कुल्हाड़ी मिली, ये ठीक है। दूसरा जो यहाँ आ जाएगा 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या करा था, पल्लवरम से, कहाँ से, पल्लवरम, कहाँ पढ़ा था, मद्रास में पढ़ता, पल्लवरम से क्या प्राप्त किया, हैंड एक्स प्राप्त किया, हैंड एक्स प्राप्त किया था। दूसरा क्या है, 1928 में कश्मीर में, यानी 1928 में, कब, कश्मीर में और कौन थे, एच.डी. सांकलिया ने हैंड एक्स प्राप्त किया, ये चीज समझ में आ गई होगी, हैंड एक्स प्राप्त किया, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद आता है मद्रास संस्कृति का एक स्थान है चौंतरा, ये काफी फेमस है, क्या नाम है, चौंतरा। ये जो चौंतरा है यह मद्रास संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल में से एक माना जाता है, यानी मद्रास संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल, और इसे माना जाता है उत्तर तथा दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल भी बोला जाता है। यानी चौंतरा को क्या बोला जाता है, उत्तर तथा दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल, मिलन स्थल भी बोला जाता है, और ये चीज समझ में आ गई, मिलन स्थल भी बोला जाता है क्योंकि मद्रास संस्कृति के हैंड एक्स जो है सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, चौंतरा से ही मिलते हैं। ठीक है, और इसलिए इसे उत्तर तथा दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल भी माना जाता है। और इसे क्या लिखा, इसे सोहन संस्कृति में घुसपैठ के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आ रही है इसकी, ठीक है, तो अब ये सोहन नदी घाटी हो गई है। अब 2-3 घाटियां और आती हैं जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक आती है मिर्जापुर टोंस की बेलन नदी घाटी, कहाँ आती, बेलन नदी घाटी, ये कहाँ पड़ती है, मिर्जापुर क्षेत्र में, उत्तर में, मिर्जापुर क्षेत्र में मिलती है। यहाँ से जो उपकरण प्राप्त होते हैं वो निम्न पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरण मिलते हैं। कहाँ, निम्न पुरापाषाण काल से लेकर निम्न
पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरण मिलते हैं। नवपाषाण काल तक के उपकरण मिलते हैं। नवपाषाण काल तक के उपकरण जो है वो इस संस्कृति से मिलते हैं। इसके अलावा एक नर्मदा घाटी, ठीक है, क्या है, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी यहाँ के हथनौरा से, क्या, हथनौरा, यहाँ के हथनौरा से हैंडेक्स प्राप्त होता है। क्या होगा, मानव कपाल मिलता है, पहला मानव कपाल। हथनौरा से क्या होता है, प्रथम मानव कपाल मिलता है, प्रथम मानव कपाल। ठीक है, तो ये चीज हो गई, यानी निम्न पुरापाषाण काल की बात चल रही थी। निम्न पुरापाषाण काल में को दो पार्ट में डिवाइड करा गया था। एक चापर चापी संस्कृति जिसे पेगुल संस्कृति या सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा जो हैंडेक्स संस्कृति, एस्यूलियन संस्कृति या मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हैंडेक्स संस्कृति क्यों कहा गया है, एस्यूलियन मद्रास, यानी इस संस्कृति के ज्यादातर जो उपकरण मिलते हैं वो मद्रास में मिलते हैं, इसलिए इसे क्या बोला गया, मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना गया। ठीक है, इसके अलावा मद्रास के अतिरिक्त पक्कम और बादम दुरई से सर्वप्रथम हैंडेक्स प्राप्त हुए थे, इसलिए इससे क्या बोला, मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाने लगा। और मद्रास को चेन्नई, वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चकमक पत्थर, स्क्रेपर, क्लीवर, तक्षरी आदि मिलते हैं। 1863 में मद्रास में पल्लवरम के निकट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक क्या था, भू पुरातत्वविद थे। इन्होंने क्या करा था, यहाँ से हैंडेक्स सबसे पहले प्राप्त किया था। उसके बाद 1928 में कश्मीर में HD सांकलिया ने उत्खनन कार्य करवाया और वहां से एक हैंडेक्स प्राप्त किया। ठीक है, सोहन नदी घाटी का एक सबसे महत्वपूर्ण अभियान दल जो माना जाता है वो था कैम्ब्रिज अभियान दल, जिसका नेतृत्व किसने किया था, डी टेरा ने किया था, डी टेरा पीटरसन ने किया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हाँ ये तो अलग है, सोहन नदी घाटी का जो है DN वाडिया ने करवाया था, इसलिए इन्हें सोहन नदी घाटी का पितामह भी कहा जाता है। किसे, DN वाडिया को। अब बात आती है, ये हो चुका, उसमें बेलन नदी घाटी है जो मिर्जापुर क्षेत्र में पाई जाती है। मिर्जापुर क्षेत्र की टोंस नदी की सहायक नदी है बेलन नदी घाटी। तो निम्न पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के यहाँ उपकरण मिलते हैं। सेकंड है नर्मदा घाटी, जो हम नर्मदा घाटी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है हथनौरा, वहां से प्रथम मानव कपाल मिलता है जो अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। ठीक है, ये आता है चापर चापिंग। क्यों बोला जाता है चापर, यानी ऐसे उपकरण जिनमें एक तरफ धार होती थी। चापिंग का मतलब होता है यानी ऐसे उपकरण जिनमें दो तरफ धार होती थी। पेबुल ऐसे उपकरण होते थे जो पानी के लगातार बहाव के कारण रगड़ रगड़ कर धीरे धीरे क्या हो गए, चिकने हो गए, सपाट हो गए, छोटे गोले के हो गए, इसे बोला गया। और सोहन नदी घाटी में ज्यादातर ये उपकरण पाए गए, इसलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से मानव आवास के साक्ष्य मिलते हैं। ये सोहन नदी घाटी जो है सिंधु की सहायक नदी के नाम से भी जानी जाती है। निम्न पुरापाषाण काल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पे ये सारे उपकरण जो है मिलते हैं। ठीक है, 1928 में सोहन नदी घाटी का जो उत्खनन करवाया था वो DN वाडिया ने कराया था। इसकी वजह से ही इसे किस नाम से जाना जाता है, इसकी वजह से ही इन्हें DN वाडिया को क्या, सोहन नदी घाटी का पितामह के नाम से भी जाना जाता है। अब कल जो बात होगी वो निम्न पुरापाषाण काल में मध्य पुरापाषाण काल की होगी। निम्न पुरापाषाण काल में पूरा हो चुका है, अब बात होगी मध्य पुरापाषाण काल की, उसके बाद बात होगी उच्च पुरापाषाण काल की। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।